मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक तो मेरे पास सेक्शन वाइज स्टडी पूरी कंप्लीट लिख ली थी कॉपी में। हालांकि उसकी कुछ बातें भी डिस्कस करने वाली रहती हैं जो हमने लास्ट में लिखी थी, लेकिन उन्हें डिस्कस करने से पहले हमने अंत में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो फटाफट से एक बार नोटबुक अपने सामने रखिए। और टॉपिक हमारा मेन चल रहा था बेसिस ऑफ चार्ज ऑब्लिक चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। और सेक्शन 4 था, लेकिन उसी के अंदर मैंने आपको टॉपिक लिखवाना शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो इस डायग्राम को अपने सामने रखना। डायग्राम डिस्कस करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी पर्सन की डेफिनेशन, जिसमें मैंने कहा था कि इनकम टैक्स लॉ की नज़रों में पर्सन का डेफिनेशन बड़ा ब्रॉड है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कई सारे तरह के लोग हमारे पर्सन की डेफिनेशन में कवर किए हुए थे। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि बेटा जो असेसी होगा, असेसी वो पक्का पर्सन जरूर होगा, लेकिन हर पर्सन असेसी हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो असेसी वर्ड है वो पर्सन का ही एक पार्ट है, पर्सन के अंदर से ही असेसी निकल के आएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि असेसी की डेफिनेशन को भी हम लोग थोड़ा देखना शुरू करेंगे बुक से, ठीक है। इससे पहले हम बुक की तरफ बढ़े, पहले आप लोग कॉपी में अपने सामने प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की एक डायग्राम रखिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि बेटा जो इनकम आप अर्न करते हो, हर साल जो आप इनकम अर्न कर रहे हो, उसकी जो कैलकुलेशंस होंगी, उसकी जो असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में। यानी जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ग्रीन हाईलाइट किया हुआ मैंने ईयर, ये प्रीवियस ईयर 21-22 है। प्रीवियस ईयर 21-22, इसे मैं पी वाई 21-22 बोला करूंगा, पी वाई 21-22। और ये प्रीवियस ईयर में जो आप कमाओगे, इसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर बोला करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो प्रीवियस ईयर 2021-22, 2021-22 बोलना ज़्यादा लंबा है, मैं 21-22 बोला करूँगा। तो 21-22 में जो आपने कमाया उसकी असेसमेंट हुआ करेगी 22-23 में। तो प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में बोलेंगे पी वाई और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में बोलेंगे ए वाई। और मैंने आपको ये कहा था हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर भी है, जो ईयर में आप इनकम कमा रहे हो उसे हम प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, और वो पिछले साल में कमाई हुई इनकम का असेसमेंट ईयर भी है। तो ईच फाइनेंशियल ईयर इज बोथ प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉपी में लिखना, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि आपने से कॉपी में नोट तो किया हुआ है ना, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा रहा है। चलो एक काम करता हूँ, नोट तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आप इसे नोट कर लो। आज मैं इसको समझा भी देता हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसको समझा नहीं था, ठीक है। एक बार बस मेरे को ये बता दो कि आपने डायग्राम बना रखी है, कॉपी में बना रखी हो तो थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको समझाता हूँ फिर मैं। जी सर बना रखी है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, थम्स अप आने शुरू हो गए मेरे पास, बच्चों ने इसे बना रखा है। तो आइए, मैं गायब रहता हूँ, स्क्रीन पे सिर्फ आपको डायग्राम दिखेगी, बस जहाँ जहाँ मैं मार्किंग करूँ वहाँ वहाँ आप साथ साथ देखते रहिएगा, ठीक है। मैं हाईलाइटिंग करता रहूँगा ताकि आपको चीज़ समझ में आती रहे कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बात नोटिस करें, थम्स अप बहुत सारे आ गए हैं। जो येलो लाइन मैंने हाईलाइट करी हुई है, येलो, ये तो टाइम लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इससे मैंने आपको एक तो 21-22 दिखा रखा है ईयर, और एक दिखा रखा है 22-23। दो फाइनेंशियल ईयर आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो 21-22 और एक 22-23, ठीक है। ये हाईलाइटिंग मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने जैसे डायग्राम बना रखी है बस वैसी बनी रहने देना। अब आप एक बात नोटिस करिए, जो पहला ईयर है 21-22, इसमें मैंने लिखा है इनकम अर्न कर रहे हो, आप इनकम अर्न कर रहे हो इसमें, आप इसी को मैं प्रीवियस ईयर का नाम दे रहा हूँ। और इनकम में टैक्सेबल अगले ईयर में शो कर रहे हैं हम, उसे मैं नाम दे रहा हूँ असेसमेंट ईयर का। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने समझ लिया था। अब जहां मैंने इनकम अर्नड लिखा हुआ है उसके नीचे एक एरो निकल रहा है, उसके नीचे एक एरो निकल रहा है, और मैंने दिखाया है कि यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम।
यानी हमारा इनकम टैक्स लॉस हमको क्या बोलता है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है माना इनकम की जो कैलकुलेशन है कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई कितनी नहीं कमाई वो तो साल के एंड में जाके क्लियर होगी, लेकिन एस्टिमेटेड बेसिस पे आप टैक्स सरकार को पे करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के बीच में ही। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कैलकुलेशन सारी ईयर के एंड के बाद जाके होंगी, नेक्स्ट ईयर में जाके असेसमेंट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि चलो कोई बात नहीं टैक्स भी आप नेक्स्ट ईयर में पे कर देना इस इनकम का। हमारा इनकम टैक्स लॉ चल रहा है पे एज यू अर्न स्कीम पे एज यू अर्न स्कीम, जैसे जैसे अर्न कर रहे हो पे करते रहो टैक्स। अब इसके लिए एक तो कॉन्सेप्ट ये लिया है एडवांस टैक्स का कि भाई हर असेसी क्या करे, अपनी इनकम एस्टिमेट करे होने वाली इनकम कितनी है इस साल में, और एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स जमा करवाए गवर्नमेंट के पास, अपनी जेब से खुद जमा कराए। ये तो हो गया एडवांस टैक्स, ये तो सिंपल भाषा में हो गया एडवांस टैक्स। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे एडवांस टैक्स की, लेकिन इतना समझ लो असेसमेंट ईयर की वेट बिना करे आपको टैक्स भरना है साथ साथ। एक बात और, एडवांस टैक्स तो हो गया मैं खुद पे कर रहा हूं अपनी इनकम का एस्टिमेट करके, उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूं एस्टिमेटेड बेसिस पे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक तरीका और रखा हुआ है एडवांस टैक्स लेने का, या इसे आप बोल सकते हो प्रीपेड टैक्स लेने का। प्रीपेड क्यों बोल रहा हूं इसे मैं, एडवांस क्यों बोल रहा हूं इसे मैं, क्योंकि वैसे तो कैलकुलेशन सारी नेक्स्ट ईयर में होनी है, फाइनल लायबिलिटी आपकी नेक्स्ट ईयर में निकलेगी, लेकिन अभी एस्टिमेटेड बेसिस पे कर रहे हो आप, इसलिए इसको हम प्रीपेड बोल देते हैं या एडवांस बोल देते हैं, पर ये एक्चुअल टैक्स नहीं है, एस्टिमेटेड है। तो दूसरा शिकंजा सरकार ने क्या रखा हुआ है टैक्स लेने का साथ साथ में, टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस। अब टीडीएस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे सोच सकते हो माइंड में। मान लेते हैं ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, और मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है इस कंपनी के, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है इस कंपनी के, और ए बी सी लिमिटेड एम्प्लॉयर है, ए बी सी लिमिटेड एम्प्लॉयर है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं 70,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ उनकी सैलरी ये है, 70,000 पर मंथ। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं, मतलब लॉ लॉ क्या बना हुआ है हमारे इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस के ऊपर, कि जो पेयर है ना, पेयर पेयर, भाई हमारे इस एग्जांपल में जो एम्प्लॉयर है वो पेयर है और जो एम्प्लॉई है वो पेई है। पेयर जब कुछ पेमेंट कर रहा है पेई को, वो सामने वाले की इनकम है, इस इनकम पे कुछ टैक्स डिडक्ट कर ले, यानी कि इसमें से कुछ टीडीएस डिडक्ट कर ले। मान लेते हैं एस्टिमेशन के लिए मान लेते हैं 5,000 पर मंथ, ये एस्टिमेटेड फिगर है, ठीक है, 5,000 पर मंथ, यानी नेट उसको सिर्फ कितना दे दो, 65,000 पर मंथ आप उसको पे करो एम्प्लॉय को। और ये जो टीडीएस है ये टीडीएस अपने पास नहीं रखना, ये टीडीएस दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये टीडीएस दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि सामने वाले की जो इनकम है, सामने वाले की जो इनकम है उस इनकम को पूरा मत पे करो, उस इनकम में से कुछ टैक्स डिडक्ट कर लो, कुछ टैक्स डिडक्ट कर लो। एट सोर्स क्यों इसका नाम, कि जैसे ही सामने वाले को इनकम हो रही है आप उसका टैक्स काट लीजिए, और टैक्स काट के आप गवर्नमेंट को जमा करा दीजिए। और ये कौन जमा करवा रहा है गवर्नमेंट को, ये जमा करवा रही है एम्प्लॉयर, यानी कि पेयर ए बी सी लिमिटेड। कंपनी की सैलरी किसकी है, एम्प्लॉय की, लेकिन टीडीएस कौन जमा करवा रहा है, एम्प्लॉयर। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा नहीं करवा रहा, एम्प्लॉय का ही पैसा डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है। हालांकि अभी माइंड में आपके उठेगा सर ये जो टीडीएस जमा हो गया उसका बेनिफिट मिलेगा कोई, मिस्टर एक्स को कोई बेनिफिट मिलेगा, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से एम्प्लॉय का ही टैक्स जमा हो गया है, ये भी एक तरह एडवांस टैक्स है, क्योंकि सैलरी तो आप प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो, पूरे पूरे साल में आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर महीने की सैलरी में से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाई जाएगा, यानी टैक्स के नाम पे जमा करवाई जाएगा, टीडीएस के नाम पे जमा करवाई जाएगा। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा बेटा
कि ना मिस्टर एक्स की जो इनकम हो रही है, बाद में वो इसका टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा, टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा। टैक्स इवेजन समझते हो ना, टैक्स की चोरी। जब डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन चलेगी कि इस व्यक्ति ने इतनी इतनी सैलरी कमाई है पूरे साल में, तो बाद में वो टैक्स की इवेजन नहीं कर पाएगा। ये टैक्स जमा हो गया है गवर्नमेंट के पास, कल को अगर ये टैक्स उसने वापस लेना है मिस्टर एक्स ने, तो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी मिस्टर एक्स को कि कितना कितना उसने कमाया पैसा। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। एक कमेंट आया जी कि बैकग्राउंड की वॉइस काफी ज्यादा आ रही है। एक बार बाकी बच्चे भी बताओ, क्या वॉइस सुनने में दिक्कत आ रही है क्या? एक बार क्लैरिफाई करो भाई, कहीं मैं बोलता रहूं और आपको दिक्कत आ रही हो, बहुत ज्यादा समझ ना आ रही हो मेरी आवाज। एक बार फटाफट से बता दो भाई, क्लैरिटी है आवाज की? अच्छा, एक बार अभी भी बताइए जरा, अभी कुछ क्लियर हुई क्या? अभी चेक करके बताओ भाई, अभी कुछ क्लियर हुई, बेटर हुई कुछ? मेरी वॉइस लो आ रही थी पहले, अभी मेरा ख्याल ठीक हो जानी चाहिए। फटाफट बताइए, क्या अभी कुछ बेटर हुई है? बच्चे कह रहे हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन समझ आ रही थी। ओके, समझ तो आ रहा था, पर अभी अभी का स्टेटस क्या है भाई? लेटेस्ट स्टेटस बताओ मुझे एक बार। भाई लेटेस्ट स्टेटस बता दो एक बारी अभी का। कम ही है, अभी ठीक है, नाउ क्लियर सर। अब क्लियर है, अब क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बेटर है, क्लियर है, अभी ठीक हो गई है भाई, ठीक हो गई है। ओके ओके ओके, नाउ इट इज बेटर। बेटर नहीं बेटा, अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, समझ आनी चाहिए पूरी तरह से। अभी ठीक हो गई है भाई, ठीक हो गई है। ओके ओके, चलो भाई चलो, ठीक है, ओके। अब चलो भाई चलो, वापस आ जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपको टीडीएस का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जो आदमी पेमेंट कर रहा है, सामने वाले की पेमेंट करते हुए वो उसका टैक्स पहले ही डिडक्ट कर ले और गवर्नमेंट को जमा करवा दे। अब आपके मन में एक बात आएगी, क्या सर सारी पेमेंट्स पे टीडीएस कटता है? क्या सारी पेमेंट्स पे टीडीएस कटता है जहां भी पेयर पेई रिलेशन है? ऐसे तो फिर सर, जब हम आपको फीस पे करेंगे, हमें भी आपका टीडीएस काटना चाहिए। या हमने जब सीए फाउंडेशन आपके पास करी, हमने तो आपका कोई टीडीएस नहीं काटा, हम पेयर थे या पेई थे। तो मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, हर पेमेंट पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओनली द पेमेंट्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस। So this should be kept in mind that not each and every payment is getting covered under the chapter of TDS. But yes, जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है अभी, कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, और सैलरी भी मैंने जान के इतनी रखी है कि वो टैक्सेबल में आए। पता लगे कोई ऐसा आदमी हो, जैसे कोई पीएन है या कोई लोअर लेवल वर्कर है, उसकी सैलरी हो सकता है 10,000 15,000 पर मंथ हो, तो उसकी तो टैक्स लाइबिलिटी कोई आती नहीं है। जिसकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं कोई होती है, नॉर्मली उसका भी टीडीएस नहीं कटता है। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ सैलरी की फिगर भी 70,000 पर मंथ रखी थी, जिससे कि ये आदमी टैक्सेबल कैटेगरी का हो, यानी कि टैक्सेबल पर्सन हो, जिसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती हो। तो इस तरह की प्रोविजंस हम आगे जाके सिलेबस में पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सामने वाला उसे अपनी इनकम में लेकर ना, जब वो अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा, इसमें से टीडीएस माइनस कर लेगा। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टीडीएस भी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टीडीएस, तो आप एक बात समझना,
टीडीएस भी एडवांस टैक्स की तरह ही है, बस एडवांस टैक्स एक आदमी खुद पे कर रहा है एस्टिमेटेड पे, लेकिन टीडीएस जो उसका पेयर है वो उसका टीडीएस काट के जमा करवा रहा है। लेकिन इंटेंशन वही है गवर्नमेंट की कि जैसे जैसे आपको इनकम हो रही है उसका टैक्स आप सरकार को जमा करवाते रहो। ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट है। अब एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है टीसीएस का, एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है टीसीएस का, मैंने वो भी लिखवाया हुआ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए एक एग्जांपल माइंड में रखिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट्री में ना बहुत सारा स्क्रैप स्क्रैप जनरेट होता है, स्क्रैप। वो स्क्रैप भी काफी आपके लिए, मतलब आप ये समझ लो वैल्यूएबल है, क्योंकि वो स्क्रैप भी सेल हो जाता है आसानी से। पर उसके लिए आपको कोई चाहिए स्क्रैप सेलर, ठीक है। यहां मैं काम करता हूं, हम लोग ना हिंदी में क्या बोल देते हैं, स्क्रैप, ये जो कबाड़ का काम करते हैं, कबाड़ी, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, कबाड़ी का बिजनेस भी लोग करते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। ये कबाड़ी का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ वो नहीं कह रहा जो गत्ते और सिर्फ अखबार वगैरह में डील कर रहा है भाई, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के साथ इसका संपर्क है और ये फैक्ट्री से भी स्क्रैप वगैरह उठाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री वालों ने क्या करा, फैक्ट्री वालों ने क्या करा, इनको स्क्रैप सेल करा, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। और स्क्रैप की वैल्यू मान लेते हैं अंदाजे से 20 लाख का स्क्रैप है। मैं कह रहा हूं ना बड़े लेवल का काम है, 20 लाख का स्क्रैप है, ठीक है। अब हमारे इनकम टैक्स वालों ने क्या सोचा, देखो ये जो आदमी स्क्रैप का काम कर रहा है, ये पहले स्क्रैप खरीदेगा, उसके बाद ऑब्वियसली ये स्क्रैप को सेल भी करेगा। भाई अगर कोई आदमी खरीद रहा है स्क्रैप, तो ऑब्वियसली उसे पता है कि स्क्रैप मैं सेल कर दूंगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तभी तो वो बिजनेस कर रहा है वाला। अगर उसे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखती ना हो तो ये बिजनेस क्यों करेगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स वालों ने क्या सोचा कि ये जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, फैक्ट्री तो एक बड़ा पर्सन है, बड़ा पर्सन मीन्स प्रॉपर रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स लॉ की नजरों में भी लोग इसे जानते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में भी, यानी एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वाला व्यक्ति है। अब ये जो स्क्रैप सेलर है, आज कहीं और है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, कोई ठिकाना ही नहीं है इसका। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, हमारे लॉ मेकर्स को लगा कि पता नहीं कल को ये जो स्क्रैप का डीलर है, कल को ये इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा। कौन सी वाली ट्रांजेक्शन कह रहा हूं भाई, आज तो उसने स्क्रैप खरीदी है, कल को ये स्क्रैप बेचेगा भी और इसको इनकम भी होगी। तो फैक्ट्री वालों को पता क्या बोल दिया, फैक्ट्री वालों को क्या बोल दिया कि बेटा जब आप ऐसे स्क्रैप वगैरह सेल करो तो सेल प्राइस तो अपनी रिकवर कर ही रहे हो, सेल प्राइस तो रिकवर कर ही रहे हो, साथ में इससे टीसीएस भी कलेक्ट कर लो। सपोज करिए 1%, ठीक है, तो ये आ गया जी 20,000। तो आप इससे टोटल पैसे 20 लाख नहीं, 20 लाख 20,000 रिकवर करो, 20 लाख 20,000 रिकवर करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 20 लाख 20,000 में से 20 लाख अपने पास रख लो और ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है ये गवर्नमेंट को जमा करवा दो। इससे क्या होगा, सरकार के पास इंफॉर्मेशन चलेगी कि एक 20 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें इस व्यक्ति ने 20 लाख का स्क्रैप खरीदा है। अब कल को ये अगर टैक्स, अगर देखो ये 20,000 जो जमा हो गया गवर्नमेंट के पास, कल को अगर कबाड़ी को इसका बेनिफिट भी चाहिए ना कि मेरा 20,000 का टैक्स आपके पास जमा है, तो पहले उसको सारी की सारी ट्रांजैक्शन बतानी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरी वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट पे हुई है, लॉस पे हुई है। तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, टैक्स सोर्स पे ही कलेक्ट हो गया। अब कल को अगर ये आदमी नहीं कुछ बताने आता तो 20,000 का टैक्स तो मिल ही गया गवर्नमेंट को, और अगर उसने कोई रिफंड लेना है या बोलना है कि मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, तो इन्फॉर्मेशन दो सारी पूरी की पूरी कि भाई आपका क्या बना क्या नहीं बना। यानी ये भी एक जरिया बना रखा है गवर्नमेंट ने, जहां आप खुद टैक्स नहीं भर रहे, दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि जब आप इससे पैसे ले रहे हो इस चीज के, तो आप इससे साथ में टैक्स भी ले लो और टैक्स हमें जमा करा दो। ये कॉन्सेप्ट है टीसीएस का। यानी अगर टीडीएस और टीसीएस को डिस्टिंग्विश करोगे तो टीडीएस डिडक्ट होता है,
जबकि टीसीएस कलेक्ट होता है। टीडीएस में क्या होता है, जो आदमी आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका टैक्स काट लेता है और जमा करवा देता है गवर्नमेंट के पास। और टीसीएस में क्या होता है, जिस आदमी से आप पैसे ले रहे हो उसी को बोल देते हो और पैसे दे टैक्स के नाम पे। और ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे को और पैसे दे, मैंने अपनी जेब में थोड़ी रखने, फैक्ट्री वाला कहेगा भाई इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है सर, अगर ये ना कलेक्ट करे तो क्या हो जाएगा, या ऊपर वाले केस में अगर एम्प्लॉयर टैक्स ना डिडक्ट करे तो क्या हो जाएगा। तो भाई एक्ट वाले ना, इनकम टैक्स एक्ट वाले आग बबूला हो जाएंगे और गुस्सा किस पे निकल जाएगा, ये जिसने टीडीएस काटना था या ये जिसने टैक्स कलेक्ट करना था। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर आप नहीं पूरा करोगे तो इनकम टैक्स वाले आपका नुकसान कर देंगे। तो शिकंजा ऐसा कसा हुआ है कि अगर आपने ये ना करा तो आपका ही नुकसान है। इसलिए फैक्ट्री वाला तो ये बोलेगा कि मुझे तो सेफ चलना है, मैं क्यों वॉयलेट करूं लॉ को, मैं तो आपका टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा, बाकी आप देखो गवर्नमेंट देखे आपको टैक्स पड़ा है नहीं पड़ा, आपकी इनकम हुई है नहीं हुई है, वो गवर्नमेंट से बात करो। मेरे को तो ये लायबल करा हुआ है कि टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना है, मैंने करवा दिया, बात खत्म। और ये सारी चीजें टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें ईयर के बीच में ही हो रही हैं। आप देख सकते हो अपनी डायग्राम के अंदर भी ये सारी चीजें आपकी प्रीवियस ईयर के बीच में ही होगी हैं, इसीलिए मैंने इनको सारा लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम। यहां तक की बात आई होप आपको मेरी समझ में आ गई होगी। और आप ऊपर देख सकते हैं सेक्शन वाइज स्टडी में मैंने सेक्शन नंबर 190 से लेके 206 सीसी लिखवा रखा है, जिसके अंदर जाके आप सीखोगे टीडीएस एंड टीसीएस। और अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो एक्ट ने बहुत ही समझदारी से, लॉ मेकर्स ने बड़ी ही समझदारी से टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्ट में बिल्कुल एक साथ रखे हुए हैं। सेक्शन नंबर 207 से लेके 211 में एडवांस टैक्स है और जस्ट उससे पहले टीडीएस और टीसीएस है, जस्ट उससे पहले टीडीएस और टीसीएस है। अब एक डाउट आ रही है मेरे पास कमेंट सेक्शन में, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल नहीं है भाई, आपकी ही इनकम का टैक्स है, आपका ही बर्डन है। मेरी बात सुन लो, एक्चुअल में आपको ये लग रहा है ये लाइबिलिटी जो आप कह रहे हो ना कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे हैं, ये तो डायरेक्टली इनकम पे लग रहा है। बस गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म क्या कर दिया, मैकेनिज्म इतना कर दिया कि जब सामने वाले को आप पेमेंट कर रहे हो उसका कुछ पैसा काट के हमें जमा करा दो। भाई बर्डन उस एक्चुअल में लाइबिलिटी उसी की है, एक बात ध्यान रखना। हालांकि अगर मैं नहीं पूरा करूंगा तो मेरे पे एक नुकसान है, बट अल्टीमेटली इनकम टैक्स की लाइबिलिटी उसी की है। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा वो आदमी अगर ईमानदार ना हुआ, मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि तू पे कर दे। लाइबिलिटी बर्डन सब उसका है, लेकिन मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी एक बार कि तू एक बार इसका पे कर दे, अगर तू नहीं करेगा तेरे को भी हम तंग करेंगे। वो टैक्स मेरे से रिकवर नहीं कर सकते, आप समझिए मेरी बात। तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स मत सोचिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स वैसे भी गुड्स और सर्विसेज पे होता है। हम लोग डायरेक्ट टैक्स के वर्ल्ड में बस एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बना दिया गवर्नमेंट ने कि चलो सामने वाले की इनकम हो रही है, टैक्स आप पे कर दो, बाकी हिसाब के मतलब आप पे कर दो उसकी इनकम में से ही काट के, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स मत सोचिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये बात मैं आपको बताता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा होगा, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं हमारे टैक्सेस के अंदर जाके, तो प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टाइमलाइन में और क्या आ रहा है जरा गौर कीजिएगा, इसी टाइमलाइन में और क्या आ रहा है। अगर आप अगले ईयर में जाओगे तो एक ना स्टार मार्क करके मैंने एक डेट दिखाई हुई है 31 जुलाई, 31 जुलाई आपको दिख रही होगी अपनी कॉपी के अंदर। ये डेट बड़ी फेमस होती है, 31 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है। सलोनी जी एक डाउट पूछ रही है, सर जब असेसी बाद में खुद पे करेगा तो टीडीएस रिफंड होता है? बेटा जितना टीडीएस पे हो गया ना वो दोबारा नहीं पे होगा। मान लो मेरा टीडीएस 20,000 का पे हो गया, सपोज करो, बाद में मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकली 50,000 की, तो मैं सिर्फ 30,000 और पे करूंगा। मैं आपको भी ना जब फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको नजर करवाऊंगा, डोंट वरी, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, इसको भी मन पे मत रखो, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, इधर ध्यान दीजिएगा।
बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, सिर्फ एक मैकेनिज्म बना दिया कि चलो अभी टैक्स आप जमा करा दो। ध्यान रखो ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कंफ्यूज मत होइए प्लीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे हैं, प्लीज कहीं और एक मत पहुंच जाओ आप। सुनिएगा ध्यान से, मैं डायरेक्ट टैक्स का वर्ड पढ़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक मैकेनिज्म है उसके अंदर जिसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया तू टैक्स जमा करा दे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये डर है कि सामने वाला चोरी ना कर ले। सिर्फ ये मैकेनिज्म चेंज की है और कुछ नहीं है। सुनिएगा ध्यान दीजिए अब 31 जुलाई 2022 की जो डेट है, गौर करना, ये असेसमेंट ईयर में फॉल कर रही है। पहली बात तो कहां फॉल कर रही है? असेसमेंट ईयर। प्लीज अपनी डाउट्स को अभी रोक के रखो, क्योंकि मेन चीज मैं जो समझा रहा हूं वो कहीं मिस ना हो जाए। ध्यान देना 31 जुलाई की जो डेट है, ये डेट होती है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न फाइल, रिटर्न फाइल, रिटर्न फाइल। वैसे तो ये जो ईयर अभी निकला है, कोविड की वजह से डेट्स बहुत एक्सटेंड हुई हैं, सारी डेट्स ऑलमोस्ट एक्सटेंड हुई हैं। अभी भी रिसेंटली 2-4 दिन पहले सर्कुलर आया है, उसका भी डेट एक्सटेंशन का आया है। जो डेट अभी 15 जनवरी थी वो पहले एक्सटेंड हो के 15 जनवरी की थी, अब 15 फेब होगी। खैर मैं एक्सटेंडेड डेट्स के अंदर नहीं जा रहा, बट पहले जो एक्ट कहता है वो सुन लो। यानी जो प्रीवियस ईयर में आप कमाई कर रहे हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है असेसमेंट ईयर में। 31 जुलाई तक की डेट होती है नॉर्मली, जनरली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इनकम कब कमा रहे हो? प्रीवियस ईयर में। टैक्सेस कब पे कर रहे हो? टैक्सेस भी प्रीवियस ईयर में ही पे करी जा रहे हो, साथ साथ पे कर रहे हो, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। लेकिन जो सारी कैलकुलेशन है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन बोले तो रिटर्न फाइल करनी है, वो असेसमेंट ईयर में करनी होती है, वो असेसमेंट ईयर में करनी होती है। और नॉर्मली जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, वो मोटा मोटा अगर आप देखो मार्च में ईयर खत्म हो रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने का टाइम आपके पास और होता है जनरली। लेकिन जो कंपनीज होती हैं या जिनके ऑडिट होने होते हैं उनको टाइम थोड़ा और ज्यादा मिलता है, उनको टाइम मिलता है 31 अक्टूबर तक का। ये 31 अक्टूबर वाली ही डेट इस बार एक्सटेंड हो के 15 जैन तक कर दी थी, जिसको अब आगे जाके 15 फेब कर दी है। मैं एक्सटेंडेड डेट की बात नहीं कर रहा, बट अभी फिलहाल नॉर्मली आप ये समझ लो, मैंने इसीलिए ना स्पेसिफिकली वर्ड ये लिखवाया है जनरली, क्योंकि अलग अलग असेसीज की अलग अलग ड्यू डेट हो सकती है रिटर्न की, पर जनरली ड्यू डेट क्या है रिटर्न की? 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और अब एक चीज और छोटी सी सुन लेना और लिख भी लेना इसके नीचे, ये लेफ्ट साइड तो आपको समझ में आई गई होगी जो मैंने कल आपको बताई थी, ईच फाइनेंशियल ईयर इज बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं। इसके नीचे अब देखिए मैंने क्या लिखवाया है, रेलिवेंस फॉर नवंबर 2022 एग्जाम। अब करो सर एग्जाम की बात, हमारे एग्जाम में क्या आएगा? तो लिखिए इसके नीचे, आपके एग्जाम में आएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। हालांकि जब हमारा कोर्स चल रहा होगा, ये इस पूरे कोर्स के चलते दौरान फाइनेंस एक्ट 22 भी आ चुका होगा, फाइनेंस एक्ट 2022 भी आ चुका होगा, लेकिन वो हमारे पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी इस बजट 2022 में जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होंगी। सोचिए फाइनेंस एक्ट 2021 जो आया होगा, ये कब आया होगा? ये आया होगा फेब 2021 में, और बजट तो फ्यूचर के लिए बनता है। तो जो फेब 2021 में जो बजट आया होगा वो आया होगा अगले साल के लिए, यानी कि 21-22 जो 1 अप्रैल 2021 से जो हमारा ईयर शुरू होना था, इसका मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हमारे पेपर में आएगा? प्रीवियस ईयर 2021-22, प्रीवियस ईयर 2021-22। अभी जनवरी 22 चल रहा है, जनवरी 2022 चल रहा है अभी, तो अभी ये खत्म होने वाला है ईयर, तो ये वाले ईयर का ही क्वेश्चन आएगा आपको, प्रीवियस ईयर 21-22। और ये प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर 22-23। लिख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। ध्यान रखना ये एप्लीकेबिलिटी मई 2023 के एग्जाम में आके चेंज हो जाएगी। मई 2023 के एग्जाम में बजट 2022 की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि बेटा पहले ही अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल लो,
क्योंकि अमेंडमेंट्स वगैरह आने के बाद फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौच पौच हो जाती है चीजें। और इसके अलावा और क्या आएगा सर पेपर में? इसके अलावा पेपर में आएगा बेटा नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रूल्स। ये मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स लॉ के कई सोर्स हैं, उसमें इनकम टैक्स एक्ट भी है, फाइनेंस एक्ट भी है, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, सर्कुलर्स हैं, ये सब भी आएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आएंगी अपडेटेड टिल 30th अप्रैल 2022। 30th अप्रैल 2022। सर ये डेट आपने कैसे निकाली? बेटा 6 महीने पहले तक की जो अमेंडमेंट्स होती हैं, 6 महीने पहले तक की जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं। तो जो एग्जाम आपका नवंबर में है उससे उल्टा अगर आप 6 महीने गिनोगे तो ये 30th अप्रैल तक जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आ गया वो आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। सर एक बात बताओ, ये 30 अप्रैल 2022 से पहले तो बजट भी आ जाएगा, बजट 2022 भी आ जाएगा फेब 2022 में। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, बजट आ जाएगा 2022 का, लेकिन वो आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सर उसे क्यों नहीं एप्लीकेबल करते? बेटा बजट में थोड़ी सी चेंजेस ज़्यादा आती हैं, तो फिर बुक्स को अपडेट करना, सारे नोट्स को अपडेट करना, स्टडी आईसीआई के लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि एकदम से अपडेटेड मटेरियल बच्चों तक वो पहुंचाए। तो क्योंकि बच्चों तक अपडेटेड मटेरियल नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि नवंबर में पुराना बजट ही हम पूछेंगे, उसके बाद जो मई आएगा तब तक वो बंदोबस्त कर देते हैं मटेरियल वगैरह भेजने का, तब फिर आपके लिए नया बजट एप्लीकेबल हो जाता है मई 2023 में। इसका मतलब हर साल क्या होता है, मई और नवंबर के जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें जो पिछला फाइनेंस एक्ट जो आ चुका होता है वो एप्लीकेबल होता है, और फिर उससे अगले मई में अगला फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। यानी जो मई 2022 के एग्जाम है और जो नवंबर 2022 के एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम्स में फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है पेपर के लिए, और जो 2023 के एग्जाम होंगे उसमें दोनों में, मई और नवंबर में दोनों में बजट 2022 एप्लीकेबल हो जाएगा। और 6 महीने पहले जो भी ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन सर्कुलर बहुत बड़ी चेंजेस नहीं लेके आते, इसलिए इनको 6 महीने पहले तक की इनको ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं एग्जाम में। यहां तक कि अगर मेरी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, थम्स अप आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब सर हमारे क्वेश्चन में आया करेगा कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर यानी कि AY 2022-23। भाई क्वेश्चन चाहे PY 21-22 लिखे चाहे AY 22-23 लिखे, आप ध्यान रखना दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का ही असेसमेंट ईयर है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर सेक्शन वाइज स्टडी में आपका 30 नंबर डिस्कस हो गया, 31 नंबर डिस्कस हो गया। ठीक है, ये 32 और 32 में ये बता रखा है कि अगर आप एडवांस टैक्स वगैरह डिले करोगे, यानी एडवांस टैक्स अगर आप टाइम पे जमा नहीं करवाओगे, सर इसकी ड्यू डेट क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, क्वार्टरली जमा करवाना होता है साल के अंदर। ठीक है, तो अगर आप एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाते टाइम पे, या लेट जमा कराते हो या कम जमा करवाते हो, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। सबसे पहले 234C का इंटरेस्ट लगता है, फिर 234B का लगता है, फिर 234A का लगता है। ये हमारे कोर्स में बहुत आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, अभी इसकी मुझे चर्चा नहीं करनी कोई। ठीक है, अगर आप रिटर्न लेट करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम लेट करते हो, तो उसके लिए भी आपको फीस वगैरह पे करनी पड़ सकती है, डिलेड पेमेंट। ठीक है, और 2 पॉइंट आखिर में है जी, एक 288A सेक्शन और एक 288B सेक्शन। ये दोनों सेक्शन किससे डील करते हैं? राउंडिंग ऑफ। किससे डील करते हैं बेटा? राउंडिंग ऑफ। किसकी राउंडिंग ऑफ? 288A सेक्शन डील करता है टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ, और 288B सेक्शन डील करता है टैक्स लाइबिलिटी की राउंडिंग ऑफ। यही दो चीजें तो निकालनी है मेनली हमारे सिलेबस में, एक तो असेसी की टोटल इनकम निकाला करेंगे और एक असेसी का टैक्स निकाला करेंगे। लेकिन टैक्स निकालने के लिए पहले उसकी इनकम निकालनी पड़ा करेगी, क्योंकि इनकम पे टैक्स लगाना है भाई।
तो पहले इनकम निकलेगी फिर टैक्स निकलेगा, पहले इनकम निकलेगी फिर टैक्स निकलेगा। तो आओ बिना समय जाया करे हम ये राउंडिंग ऑफ का सेक्शन भी समझते हैं, पर पहले हम लिखना शुरू करते हैं कॉपी के अंदर टॉपिक नंबर 2। सर टॉपिक 1 कौन सा था? टॉपिक 1 ये था बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। इस तरह से फॉर्मेट बनाया करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ऑब्लिक मिसेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था हमारे पेपर में 90% चांसेस, 95% चांसेस इंडिविजुअल के ही आने के आएंगे क्वेश्चन। इसलिए टोटल इनकम कंपनी की या टोटल इनकम फर्म की या टोटल इनकम एचयूएफ की नहीं आएगी आपको, नॉर्मली आपको टोटल इनकम निकालनी आएगी इंडिविजुअल की। तो मिस्टर या मिसेस डैश 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 जो भी उसका नाम होगा, और कौन से ईयर की इनकम कैलकुलेट करके दिखाओगे? प्रीवियस ईयर 2021-22, प्रीवियस ईयर 2021-22। तो फॉर्मेट बनाइए फटाफट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। भाई पेपर में जितना हो सकता है हमने स्टेटमेंट फॉर्म में काम करना है। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्टेटमेंट बनाया करेंगे। जैसे नॉर्मली हमारी स्टेटमेंट इस फॉर्म में रहा करेगी, इस फॉर्म में पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, इस फॉर्मेट में काम करा करेंगे हम। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में बनाएंगे हम। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करा करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सबसे पहले कैलकुलेट करा करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज, कांटे कांटे कांटे। फिर कैलकुलेट करा करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये हेड के नाम आपको पता ही है, आगे जाके मैं इसे शॉर्ट में लिखवा दिया करूंगा सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इस तरह से लिखवा दिया करूंगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी, फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कांटे कांटे कांटे, फिर इनकम अंडर द हेड बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। पूरा नाम नहीं लिखा करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में लिखा करूंगा बिजनेस और प्रोफेशन। सर हम तो और शॉर्ट लिख लिया करेंगे पीजीबीपी। बेटा पीजीबीपी वर्ड अवॉइड करना पेपर में, क्योंकि पीजीबीपी हमने अपना देसी बनाया हुआ है। आप पेपर में वर्ड बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन यूज कर लेना, बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, कांटे कांटे कांटे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, कांटे कांटे कांटे। और इन सबके साथ ना मैंने एक रेड पेन से एक मार्किंग करी है, ये सारी जो अमाउंट सारी हैं, ये सारी जो अमाउंट सारी हैं कांटे 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 वाली, आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ आ रही हैं। ये दोनों वर्ड मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। क्लबिंग में हम क्या करते थे, दूसरों की इनकम आपसे क्लब हो जाती थी। याद करो मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स और छोटे एक्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो मिस्टर एक्स की इनकम में मिसिज एक्स और छोटे एक्स की इनकम क्लब कर दी थी मैंने। तो क्लबिंग भी यही हो जाएगी, हेड्स में ही हो जाएगी। यानी जब आप क्लबिंग कर रहे हो वो अलग से जाके क्लबिंग नहीं करनी, जिस हेड की इनकम है उसी में जाके क्लब हो जाएगी। यानी अगर मैंने इंटरेस्ट दूसरे के नाम पे दिखाया हुआ है तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में क्लब कर देंगे कि अदर सोर्सेज में क्लब कर लो इसको, इंटरेस्ट को। ठीक है, और सेट ऑफ तो आप जानते ही हो कि अगर किसी हेड में लॉस भी है प्रॉफिट भी है तो वो आपस में एडजस्ट हो जाता है। तो एडजस्ट करने के बाद ये फिगर्स आ रही हैं सारी, और ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम, आपके पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम। बीकॉम में बच्चों को सिर्फ ये बताया जाता है कि बेटा पांचों हेड जोड़ लो जीटीआई आ जाएगी, जबकि पूरी बात ये होती है पांचों हेड जोड़ लो, क्लबिंग और सेट ऑफ करने के बाद फिर जीटीआई आएगी। यानी पांचों हेड्स का जोड़ आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ इज जीटीआई। जीटीआई बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम। सर क्या टैक्स इस पे भरना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे भरना है? जी नहीं, मैंने आपको बताया था ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाया करेंगी डिडक्शंस, और डिडक्शंस हैं सेक्शन 80C टू 80U की। देखते हैं डिडक्शंस को मैंने एक नाम और क्या दिया था, 80C टू 80U वाली डिडक्शंस को मैंने और क्या बोला था, और क्या बोल सकते हैं डिडक्शंस को, कोई चैप्टर नंबर बोला था। देखते हैं किसको चैप्टर नंबर याद है।
डिडक्शन सेक्शन 80C टू 80U को कौन से चैप्टर नंबर की डिडक्शंस भी बोलते थे? लेट्स सी। कॉपी बिना पलटे बताना भाई, क्योंकि कॉपी के अंदर तो लिखा मिल ही जाएगा आपको। चैप्टर 6A। 6A। वैसे 6 मैंने कहा था रोमन वाला है, ध्यान रखना, ये वाला 6 नहीं डाल के आना पेपर में। 6 रोमन वाला है, बिल्कुल ठीक। नीरू जैन जी ने सिर्फ 6 लिखा है, सिर्फ 6 नहीं जी, चैप्टर नंबर चेंज नहीं कर सकते आप। चैप्टर 6A। 6A। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो 80C टू 80U वाली डिडक्शंस करेंगे माइनस, लिखते रहना भाई साथ साथ में। इसके साथ मैंने एक अलग से पेन से लिखा है मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम। ये क्या लिखा है अभी दिमाग मत लगाना, बस लिख लो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम। और डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपके पास आएगी टोटल इनकम। डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपके पास आएगी टोटल इनकम, और टोटल इनकम को हम लोग कर दिया करेंगे राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ होती है टोटल इनकम। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 288A में, सेक्शन नंबर 288A में इसकी राउंडिंग ऑफ होती है। तो टोटल इनकम राउंड ऑफ करके कांटे कांटे कांटे। अब आप कहोगे सर राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, ये तो बता दो। बिल्कुल बता देते हैं। पहले अगर आपने फॉर्मेट नोट कर लिया हो ये सारा, एक बार थम्स अप करिए, फिर मैं आपको राउंडिंग ऑफ भी बताता हूं, राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। फटाफट से बताइए जी जब आपने इसको फॉर्मेट को पूरे को नोट कर लिया हो। मन से तसल्ली से नोट्स बनाना भाई, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप और आपके नोट्स ही आपके साथ होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, लिख लिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं लिखने में, शाबाश। अब सर हमें राउंडिंग ऑफ बता दो प्लीज, प्लीज बता दो सर। ओके, सुनो जी, राउंडिंग ऑफ कैसे होगी? ठीक है जी, ठीक है, थम्स अप की बौछार होगी है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास फिगर आ गई 5,36,136। सपोज 5,36,136। सर पॉइंट्स में भी आ सकती है, आ सकती है, ठीक है। 136 रुपये सपोज करिए 60 पैसे, 5,36,136 रुपये 60 पैसे। अब पैसे वैसे को इनकम टैक्स वाले छोड़ो, कहते राउंड ऑफ करो। अब आप इसको बचपन से राउंड ऑफ करते आए हो 5,36,137 रुपये, क्योंकि 50 पैसे से ऊपर है तो आप कहोगे 37 रुपीज कर दो सर। लेकिन हमारे इनकम टैक्स लॉ में जो राउंडिंग ऑफ है वो राउंडिंग ऑफ होती है इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। यानी ये राउंड ऑफ हो जाएगा राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड ऑफ टू 5,36,140। भाई 5 लाख, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में दिए हुए एग्जाम्पल, बाकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे सिलेबस के अंदर। सुन लो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5,36,136.6 कितना राउंड ऑफ हो जाएगा? 536,140। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, सर अगर ये मान लो सिर्फ इतना ही होता 536,136, तो भी बेटा यही आंसर होगा, तो भी यही आंसर होगा 536,150, सॉरी 140। सर ये कैसे निकाल रहे हो आप? बेटा हमें ना क्या देखना है, टेंस के मल्टीपल्स में राउंडिंग ऑफ करनी है। तो सुन लीजिए, अगर ये होता 134, सपोज अगर ये होता 5,36,134, फिर मेरा आंसर होता 5,36,130। अच्छा, मतलब अगर 5 से ज्यादा हुआ तो अगली तरफ ले जाएंगे, और अगर 5 से कम हुआ तो पिछली तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। सर अब तो बस एक ही डाउट रह सकती है हमारे मन में, अगर ये सही 5,36,145 आ गया, 135 आ गया, 536,135, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसको राउंड ऑफ करके कितना करूं? 536,135 को राउंड ऑफ करके कितना कर दूं? दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो 536,130 या 536,140। किस तरफ लेके जाना चाहेंगे आप इसे? ऑप्शन ए 536,130 और दूसरी ऑप्शन 536,140।
तो 140 की लड़ी लग गई है, बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास आने शुरू हो गए हैं जी, बहुत बढ़िया। यानी कि सर राउंडिंग ऑफ कैसे हुआ करेगी, 5 और मोर, नेक्स्ट 10 के मल्टीपल की तरफ हम ले जाया करेंगे। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं भाई सभी बच्चों के, मजा आ गया। हमारी टोटल इनकम भी ऐसी राउंड ऑफ हुआ करेगी और हमारी टैक्स लायबिलिटी भी ऐसे ही राउंड ऑफ हुआ करेगी, बस दोनों के सेक्शन अलग हैं। टोटल इनकम राउंड ऑफ हुआ करेगी 288 ए सेक्शन में और टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ हुआ करेगी 288 बी सेक्शन में। आई होप आपको मेरी सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, पूरी तरह से आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जी सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं। तो यहां आप देखिए दोनों सेक्शन भी आपके मैंने बता दिए, 288 ए और 288 बी। हालांकि टैक्स लायबिलिटी का भी फॉर्मेट मैंने बनवाना है, वो बनाया नहीं अभी हमने। टोटल इनकम का फॉर्मेट हमने बना लिया आज, टोटल इनकम का फॉर्मेट हमने आज बना लिया। सर टोटल इनकम का फॉर्मेट फिर से बताना, पांचों हेड्स की इनकम निकालो, क्लबिंग सेट ऑफ कर लो, आपके पास जीटीआई आ जाएगी, जीटीआई 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 में से डिडक्शंस लेस कर दो। और ना मैंने आपको थियरी में लिखवा रखा है सेक्शन वाइज स्टडी में कि डिडक्शंस 3 तरह की होती हैं, या तो कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो, या कोई इनकम्स हो जाती हैं, या अदर डिडक्शंस। तो वही हमने सारा कुछ सिलेबस में आगे पढ़ना है, वही हमने सारा कुछ सिलेबस में पढ़ना है। और मैंने आपको ये भी बताया था हमारा मैक्सिमम टाइम इनकम निकालने पे ही लगेगा, टैक्स निकालना तो मैं कह रहा हूं अगले 8 से 9 डेज में सीख लोगे आप। सर अभी 2-3 दिन पहले आप 11-12 दिन कह रहे थे, वही ना, अब 2-3 दिन कम भी तो हो गए ना, तभी तो 8-9 डेज बोल रहा हूं। आप ये लेके चलो अगले हफ्ते में आपको टैक्स निकालना तो आ जाएगा। मेन गेम तो सारी इनकम निकालने की है सब्जेक्ट में। ओके, क्योंकि उसके लिए आपको पांचों हेड्स पढ़ने पड़ेंगे, पहले तो आपको पांचों हेड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको क्लबिंग सेट ऑफ समझनी पड़ेगी, डिडक्शंस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी टीआई निकलेगी, तब जाके आपकी टीआई निकलेगी, तब जाके आपकी टोटल इनकम निकलेगी, ठीक है। एक काम और करिए, इसके नीचे ना ये वाला डायग्राम बना लो, इसी के नीचे एक बार ये वाला डायग्राम बना लो, लिखिए। ये भी आपको मोस्टली चीजें इसकी आती हैं। टोटल इनकम के ना मैंने टुकड़े कर दिए, टोटल इनकम जो ये ऊपर अभी आपने निकाली है, जो ये अभी आपने ऊपर टोटल इनकम निकाली है, इसके टुकड़े कर दिए। देखो जरा क्या क्या टुकड़े करे हैं, लिखना शुरू करो। तो पहला हिस्सा हमने निकाल दिया कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम आपको मैंने बताया था लॉटरी और विनिंग्स वगैरह वाली। इसके हिस्से क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस इनकम सभी इनकम पे रेट अलग अलग हो सकता है। तो कैजुअल इनकम आपको मैंने बताई हुई है 30% पे टैक्सेबल होती है, सेक्शन नंबर 115 बीबी में कॉपी में लिखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अलग कर देंगे। अगर ये 111A सेक्शन में कवर हो रहा हुआ, 111A सेक्शन में कवर हो रहा हुआ, याद करो ये 111A सेक्शन वही है जिसमें हमने कहा था कि अगर हम इक्विटी शेयर सेल करेंगे या अगर हम यूनिट सेल करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे एसटीटी पेड, तो उसके ऊपर हम कंसेशनल रेट लगाते थे 15%, समझा हुआ है सारा हमने ये। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी का ही बड़ा भाई, अगर ये 112A में कवर हो रहा हुआ, अगर ये 112A में कवर हो रहा हुआ, इसके ऊपर टैक्स रेट लगता था 10%, और सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे, सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे। ये सारी बातें हमने समझी हुई हैं। फिर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता था जो 112A में कवर नहीं होता था, उसे हम लोग कवर करते थे 112 सेक्शन में। 112 सेक्शन में जो मैंने कहा था जनरली 112 सेक्शन में लॉन्ग टर्म गेन टैक्सेबल होता है 20% पे, इसे भी अलग कर लिया, इसे भी अलग कर लिया। अब इसके अलावा जो इनकम बच गई, इसके अलावा जो इनकम बच गई उसका मैंने नाम रख दिया नॉर्मल इनकम, उसका मैंने नाम रख दिया नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम पे हम लोग लगाया करेंगे स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम पे हम लोग लगाया करेंगे स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम पे हम लोग लगाया करेंगे स्लैब रेट। स्लैब रेट कौन से हैं कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा, उन्हें बोलते हैं स्लैब रेट।
तो कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम स्लैब रेट्स का भी ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि फिर मैं आपको होमवर्क दे सकूं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इस डायग्राम को पूरी को नहीं समझा रहा, बट मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इनकम के हिस्से कर लेने हैं। जो इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, स्पेशल रेट मतलब 15%, 30%, 20%, ठीक है, उनको अलग कर लिया। और जो इनकम स्लैब रेट पे टैक्सेबल है उनको अलग कर लिया, उन्हें बोल दिया नॉर्मल इनकम। तो पहले टोटल इनकम निकाल लो, फिर टोटल इनकम के हिस्से करके दिखा दिया आपको मैंने। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब हम टैक्स निकालेंगे तो हमें ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी इनकम किस रेट पे टैक्सेबल है, कौन सी इनकम किस रेट पे टैक्सेबल है, तो हमें हिस्से करने पड़ेंगे, हमें हिस्से करने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी ये। तो यहां तक आज हम इतना लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो बुक में से भी हमने थोड़ा सा आज पढ़ना था, मेरा मन था कि आज थोड़ी एसएससी की डेफिनेशन आपको पढ़ाता, बट चलो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल जितना हमने करा है, मैं आपको थोड़ा सा बुक से अगर कुछ पढ़ने के लिए दे सकूं, 2 मिनट। ये मैंने अभी डिस्कस करना है, इनकम टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कल डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा। फाइनेंस एक्ट है, छोटी छोटी चीजें पढ़ना चाहो पढ़ लो, रहने दो, चलो अभी कोई बात नहीं। फिलहाल आप जो मैं कॉपी में लिखवा रहा हूँ उतना ही रिवाइज कर लो, उतना ही काफी है, क्योंकि बेस आपका एक बार अच्छा बिल्ड हो गया। आज हमारा हफ्ता अभी तो कंप्लीट हुआ है, बेस आपका एक अच्छा बिल्ड हो जाए, उसके बाद बुक वगैरह आपको पढ़ के और ज़्यादा मजा आएगा, और क्वेश्चन फिर आप करोगे, कर सकते हो फिर आप, ठीक है, बाद में। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे। प्लीज रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने सेक्शन वाइज स्टडी आपको सारी लिखवाई है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो सारी को। हालांकि उसमें भी एक सेक्शन मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, सेक्शन 14A अभी डिस्कस नहीं किया हमने। बाकी बाकी सबका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जरूर दिया है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जरूर दिया है, ठीक है। तो प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, सेक्शन वाइज स्टडी को सारी को, सेक्शन वाइज स्टडी पूरी एक बार रिवाइज करना कॉपी में से, ठीक है जी। तो यहां रुकते हैं, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।